तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर पहले हो चुका है जिसमें हमने व्हाट इज पावर शेयरिंग पढ़ा है, केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका देखा है। दोनों केसेस, दोनों के यहाँ सेम प्रॉब्लम, एथनिक कंपोजिशन भी हमने देखी है बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों की जो सेम प्रॉब्लम थी, उस सेम प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट अप्रोचेस चुनी। भाई श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन मेजर्स को चुना और वहीं बेल्जियम ने अकोमोडेशन अप्रोच को चुना, है ना। आज हमें देखना है डिटेल में कि ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है और अकोमोडेशन अप्रोच जो बेल्जियम ने चुनी थी वो क्या होता है। ठीक, तो ध्यान रखिए सिविक्स का चैप्टर 1 लेक्चर 2 जिसमें हम आज ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, तो मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है फटाफट देख लें। अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे दे वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी पर अपनी विल को एनफोर्स करना थ्रू लॉज एंड थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, वो कैसे किए उन्होंने अपन देखते हैं। ठीक, तो मेजोरिटेरियनिज्म का डेफिनेशन आपको याद रखना है और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुसंख्यावाद, बहुसंख्यकवाद। ठीक, तो श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948, तो हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे और श्रीलंका 1948 में। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी वांट्स टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। बिल्कुल, तो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो डोमिनेंस चाहती थी बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी पॉपुलेशन। ठीक, तो एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। देखिए, गवर्नमेंट भले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी पर 74% जो पॉपुलेशन थी वो सिन्हाला कम्युनिटी की थी। जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग जो इलेक्ट होकर आए वो सिन्हाला कम्युनिटी के थे और इसी डोमिनेंस का प्रयोग करा उन्होंने अपने पार्लियामेंट में और लॉज बनाए, और ऐसे लॉज बनाए जिसने जो माइनॉरिटी थी, जो तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी थी, उसके जो विशेष थे और उसकी जो विल थी वो डिसरिगार्ड करी, उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया, उनकी लैंग्वेज को भी बदलने का प्रयास किया, उनके रिलीजन को भी बदलने का प्रयास किया। देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए उन्होंने। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है अपने आप में, ध्यान रखना कि मेजोरिटेरियन स्टेप्स कौन कौन से लिए श्रीलंका ने। ठीक, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजोरिटेरियन स्टेप्स लिए। तो पहला स्टेप है इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। तो तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेज केवल क्या रहेगी, सिन्हालीज ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। अब देखिए इसका फर्क क्या पड़ता है कि गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन में, है ना, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उनमें जो मेजर लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, सिन्हालीज। तो जाहिर सी बात है तमिल पीपल जो है वो धीरे धीरे जो है वो बाहर हो जाएंगे सभी गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट ऑफिसेस से, क्योंकि एकदम से रातों रात या एक दो महीने में पूरी पॉपुलेशन की लैंग्वेज बदल देना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो अगेन ये उन्होंने दिमाग लगाया और क्या कहा उन्होंने कि भाई अब ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला होगी, तो जिससे ऑब्वियस सी बात है तमिल पॉपुलेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आ गई। ठीक, सेकंड स्टेप क्या लिया, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला पीपल सच एज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई वो किसको फेवर करती थी, सिन्हालीज पीपल को। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, डोमिनेंस चाहते थे किसके ऊपर, बाकी सभी माइनॉरिटीज के ऊपर, मेजरली तमिल पीपल। थर्ड स्टेप, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड व्हिच टेल्स दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो बिल्कुल स्टेट का रिलीजन भी बुद्धिज्म बना दिया उन्होंने। ठीक, अच्छा ये स्टेट का रिलीजन क्या होता है सर, तो बिल्कुल देखिए हमारी कंट्री तो सेक्युलर कंट्री है ना, ये सेक्युलरिज्म भी बहुत खतरनाक चीज है, अपन देखेंगे आगे, इसी आपके सिविक्स में ही चैप्टर है। ठीक, पूरा डिटेल में सेक्युलरिज्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करता हूं मैं, तो पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। ठीक है, अब स्टेट रिलीजन इस्लाम है तो वहां पर मतलब स्टेट रिलीजन को पहचानता है। इंडिया में चूंकि सेक्युलर है तो स्टेट जो है वो डायरेक्टली रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, किसी एक रिलीजन को। हमारा सेक्युलरिज्म थोड़ा डिफरेंट है, हम सभी धर्मों को बराबर प्रमोट करते हैं, सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, पर पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इस्लाम धर्म को पहचानता है। तो वहां पर सारी चीजें, ऑफिस टाइमिंग से लेकर
फेस्टिवल्स पर छुट्टियां, है ना, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन से डिसाइड होती हैं, रिलीजन से डिसाइड होती हैं। ठीक, हमारे देश में चूंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं तो हमारे देश में छुट्टियां भी आप देखिए दिवाली की भी मिलेगी, ईद की भी मिलेगी, सभी प्रकार से। ठीक, तो जिस स्टेट में जिस जिस वर्ग की पॉपुलेशन, जिस रिलीजन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उसी हिसाब से पूरा कामकाज चलता है। तो वी प्रमोट ऑल रिलीजन इक्वली, ये हमारा सेक्युलरिज्म है। वी विल सी इन डिटेल इन वन ऑफ द चैप्टर ऑफ द सिविक्स, थर्ड चैप्टर, है ना। चलिए, तो ऐसे श्रीलंका में क्या हुआ भैया, स्टेट ने बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा, फोस्टर करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो तमिल पीपल थे, तमिल पीपल का में जो रिलीजन था वो था आइदर हिंदुइज्म और मुस्लिम्स थे। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आने वाली थी तमिल को, इनफैक्ट लैंग्वेज को लेके, है ना, और रिलीजन को लेके। ठीक, ये किया, ये कुछ स्टेप्स थे जो मेजोरिटेरियन स्टेप्स थे, किसके, सिन्हाली पीपल के, है ना। इवन दो देयर वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब बाकायदा चुनाव से जीती हुई सरकार थी, पर फिर भी उन्होंने इस प्रकार से फेवर्ड पॉलिसीज किसी एक कम्युनिटी के फेवर में बनाई। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मेजोरिटेरियन स्टेप्स क्या क्या लिए श्रीलंका ने, व्हाट ऑल मेजोरिटेरियन स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय श्रीलंका, ठीक, टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। ठीक, तो मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन प्लस ये 3 स्टेप्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज स्टेप्स टेकन बाय मेजोरिटी गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी उसने स्टेप्स लिए, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन एंड एंगर अमंग श्रीलंकन तमिल्स। बिल्कुल, तो एलिनिएशन मतलब अलगाव, अलग थलग कर दिया उनको एज ए कम्युनिटी, और उनके अंदर जाहिर सी बात है स्वाभाविक नेचुरली एंगर तो आएगा ही। तो दे फेल्ट दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। बिल्कुल, तो उनको लगा कि जो लीडर्स हैं सिन्हाला कम्युनिटी के, जो मेजोरिटी में हैं और मेजोरिटी की गवर्नमेंट भी बन गई है, जो लॉज और रूल्स वो बना रहे हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर, दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। ठीक, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। बिल्कुल, तो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि अपने देखा साफ साफ गवर्नमेंट जॉब्स में फेवर कर रहे थे सिन्हालीज को गवर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। तो अदर अपॉर्चुनिटीज में, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया। तो एज ए रिजल्ट टेंशन बिटवीन बोथ कम्युनिटीज स्टार्टेड। बिल्कुल, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गई। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और स्ट्रगल किया, कई मांगे करी उन्होंने कि भैया हमें जो तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, प्लीज इसको रिकॉग्नाइज करो, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज, एटलीस्ट जिस एरिया में हम रहते हैं। मैंने बताया आपको जाफना पेनिनसुलार जो एरिया था, जाफना पेनिनसुलार और ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट जो था, वो तमिल लोग वहां पे रहते थे। ठीक, तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है या उनके एरियाज की गवर्नमेंट है, उनको ज्यादा पावर दी जाए। ठीक है ना, अभी समझाऊंगा डिटेल में क्या होता है ना, रीजनल ऑटोनॉमी। फिर तीसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, तो अपॉर्चुनिटी बराबर हो सिन्हालीज के लिए भी और तमिल्स के लिए भी, ताकि वो जॉब सिक्योर कर सके प्रॉपर, वो भी उनका भी कहीं ना कहीं उनका भी जो है योगदान हो, किसमें, गवर्नमेंट में, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान हो गवर्नमेंट में, टेक पार्ट कर सके। इसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग, पर ये लोग कर नहीं रहे पावर शेयरिंग। मतलब सिन्हालीज पीपल जो थे वो दे वांट ऑल पावर फॉर देमसेल्फ। ठीक, पर तमिल्स को जाहिर सी बात है, तमिल क्या कोई भी हो उसको तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ठीक, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वेर रिपीटेडली डिनाइड। तो उनकी जो मांगे थी उनको डिनाई किया गया, सिन्हाली गवर्नमेंट ने नहीं माना। एज ए रिजल्ट क्या हुआ भैया, आग लग गई श्रीलंका में। मतलब आग लग गई से मतलब कि वहां सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन गई, दोनों समुदाय आपस में लड़ने लगे, और जब इनकी मांगे नहीं मानी गई तो तमिल्स ने हथियार उठाए। क्या उठाए, हथियार। तो मतलब उन्होंने आर्म्ड रेबेलियन टाइप्स स्टार्ट कर दिया कंट्री में, जिससे एक सिविल वॉर की कंडीशन बन गई। सिविल वॉर क्या होता है फटाफट देखिए। अब देखो, सिविल वॉर मतलब होता है अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। ये लिखना जरूरी है, विद इन अ कंट्री
दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। मतलब वो इतनी इंटेंस होती है कि अपीयर लाइक ए वॉर, ऐसा लगता है युद्ध चल रहा है, लेकिन वो कंट्री के अंदर ही होता है, ध्यान रखिएगा ना, दो कंट्री नहीं लड़ती, कंट्री के अंदर ही होता है। ठीक, चलिए। तो बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम मतलब स्टेट, मदरलैंड। ठीक, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, किसने? तमिल्स ने, जो क्या डिमांड कर रही थी कि भैया आप एक काम करो, जब तुम नहीं हमें रिलीजन हमारा दे सकते हो, ना ही हमें लैंग्वेज हमारी दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स में भी और अदर अपॉर्चुनिटीज में भी इक्वलिटी नहीं है, तो एक काम करो, हमारा जिन एरिया में हम रहते हैं उसको अलग देश घोषित कर दो। यही होता है अंत में, हमारे देश के साथ भी यही हुआ, वो अपन देखेंगे आगे, नॉट राइट हियर। तो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर। तो वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट हुई और सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर, सिविल वॉर में बदल गई, बंदूक दोनों तरफ से उठा ली गई, बंदूकें चली काफी। ठीक, एज ए रिजल्ट, और ये कब एंड हुआ भैया ये सिविल वॉर? 2009 में, है ना। तो बहुत लंबे समय तक सिविल वॉर चला। अब देखो, जब किसी भी देश में सिविल वॉर चलता है तो जाहिर सी बात है वहां डेवलपमेंट तो होगा नहीं, वो देश और पीछे जाता जाएगा, गरीब होता जाएगा। ठीक, वही श्रीलंका के साथ हुआ, है ना। वही एक्सप्लेन करा है इस चैप्टर में श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जांपल में कि बेल्जियम ने भैया एकोमोडेशन अप्रोच अपनाई, पावर शेयरिंग की, श्रीलंका ने नहीं की। तो श्रीलंका की स्थिति, कंडीशन देख लो, और बेल्जियम कंडीशन देख लो। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मैनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज। इंडिया में भी बहुत सारे रेफ्यूजीज आए, ठीक है ना, श्रीलंका से उस समय में। और इनफैक्ट इंडिया में तो हमारे तो एक प्रधानमंत्री फूट गए इस चक्कर में। ठीक है, ये तमिल क्राइसिस चक्कर में एलटीटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी तमिल्स की, इसको बोलते थे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, प्रभाकरन। तो इनके ग्रुप ने तो लगभग मतलब बॉम्ब अटैक किया था। मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, तो बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड भी चला गया। ठीक, तो सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। बिल्कुल, तो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ टेरिबल सेटबैक हुआ, बहुत पीछे चला गया श्रीलंका, बहुत डेवलप हो सकता था, अच्छी कंट्री है। ठीक, पर वो यही सिविल वॉर की वजह से, यही जो एथनिक ग्रुप्स में जो क्लैश हुए थे, इसकी वजह से बहुत पीछे चला गया, उतनी तरक्की नहीं कर पाया। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं आ रहा होगा, डाउट्स के लिए हमेशा ओपन हूं। ठीक, डाउट का एक पूरा सेशन भी लूंगा, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डाउट के लिए, क्लियर है ना, और लाइव क्लास भी लूंगा पूरा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अकोमोडेशन अप्रोच इन बेल्जियम। तो हमने श्रीलंका की मेजोरिटेरियन अप्रोच देख ली और उसका रिजल्ट भी देख लिया। अब आते हैं अकोमोडेशन अप्रोच इन बेल्जियम। तो देखिए, बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ फ्रॉम श्रीलंका। तो श्रीलंका से डिफरेंट पाथ लिया, है ना, सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट टुगेदर, बताया मैंने आपको। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। बिल्कुल, तो उन्होंने रेस्पेक्ट किया, एक दूसरे की कल्चरल डाइवर्सिटीज को रेस्पेक्ट किया बेल्जियम ने, एक दूसरे के रिलीजन को, कल्चर को, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिया। दोनों ने मिलकर, मतलब जो फ्रेंच बोलने वाले थे और जो डच बोलने वाले थे, डच पीपल, फ्रेंच पीपल, दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे बदलाव किए वहां के सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में, जिससे ये देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, जबकि प्रॉब्लम सेम थी। ठीक है, तो बिटवीन 1970 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट। एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जो वर्कआउट हो सके। ठीक है, दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। एक कंट्री में आराम से सब मिलके रहो, सबका साथ सबका विकास, बताया मैंने आपको इस चैप्टर का जो बेसिक जो टेनेट बोल सकते हैं उसको। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए ये किया क्या इन्होंने, एकोमोडेशन का मतलब क्या है, उन्होंने मेजर कौन कौन से स्टेप्स लिए। अगेन ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल के एलिमेंट्स क्या क्या थे भाई, क्या क्या स्टेप्स बेल्जियन गवर्नमेंट ने लिए, है ना, जिससे वहां पर खुशहाली आई, डेवलपमेंट आया, सब लोग मिलजुल के रहे। तो वही हमें देखना है कि क्या क्या स्टेप्स लिए, फटाफट देखिए। तो पहला स्टेप जो था, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिए, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक, और जो आपके पीटी होंगे और जो क्वार्टरली एग्जाम्स होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन बनेगा 100%। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकता हूं, पर अब नहीं बना तो ऐसा नहीं कि भैया कि सर बना ही नहीं, आप तो बोल रहे थे।
तो ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, तो जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने चेंज करके नए चेंजेस किए, और वो चेंजेस क्या थे फटाफट देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, है ना। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मेरे ख्याल से बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता है तो समझा देता हूं, शॉर्ट में देख लो फटाफट। ये देखो, नॉर्मली जो भी देश है, मतलब हमारा देश इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया में बेसिकली जो स्ट्रक्चर है हमारी गवर्नमेंट का या हमारी गवर्नेंस का, ठीक है, वो इस प्रकार से है कि गवर्नेंस की जो पावर है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। किससे मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने लगभग जो पावर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है, ये सभी को पता है। सब लोग बोलते हैं सर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पर इसका रियल मतलब क्या है फटाफट वो समझो। तो लेजिस्लेचर मतलब, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब पावर टू मेक लॉज, लॉज बनाने की पावर, ध्यान रखिएगा, लॉज बनाने की पावर। और एक बार जो लॉज बन गए उनको इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास आती है, फिर एग्जीक्यूटिव के पास। अभी सब समझाऊंगा एग्जांपल से, फटाफट देखो। तो हमारे देश में, इंडिया की बात कर रहा हूं, एक बार इंडिया की कंडीशन समझ जाओगे तो फिर बेल्जियम की कंडीशन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे देश में ध्यान रखिएगा, हमारे देश में लॉज जो बनते हैं वो अलग अलग लेवल्स पर बनते हैं, ठीक भाई। सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर क्या, सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट है हमारे यहां जो लॉज बनाती है। स्टेट लेवल पर विधानसभा है जो लॉज बनाती है। और बिल्कुल एकदम ग्रामीण, ग्रास रूट लेवल पर या लोकल लेवल पर हमारे यहां लोकल गवर्नमेंट की भी जो है व्यवस्था है, जो कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में डिवाइडेड है ना। तो इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे डिटेल में, सिविक्स के नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तो अभी आप मान के चलो कि 2 ही लेवल पर जो है लॉज बन रहे हैं, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। अच्छा सर, तो हमारे लिए सेंटर भी लॉ बनाता है, स्टेट भी लॉ बनाता है? बिल्कुल। सेंटर पे जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है ना, प्रेसिडेंट भी इसके पार्ट होते हैं, ठीक। तो पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाता है और विधानसभा स्टेट लेवल पे लॉ बनाता है। सर तो कैसे, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता कि किसको क्या लॉ बनाना है? बिल्कुल, कंफ्यूजन होने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि पावर डिवीजन है। बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि भाई सेंटर गवर्नमेंट जो है वो किन टॉपिक्स पे लॉ बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किन टॉपिक्स पे लॉ बनाएगा। टॉपिक्स को सब्जेक्ट बोल लो, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, है ना, 7th शेड्यूल 8th शेड्यूल भी पढ़ेंगे अपन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन टॉपिक्स पे लॉज बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट किन टॉपिक्स पे लॉज बनाएगी। और अब तो ये भी लिखा हुआ है कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी भी किन टॉपिक्स पे लॉज बनाएंगी, है ना। तो गवर्नमेंट कह रहा हूं, गवर्नमेंट निकल गया होगा मेरे मुंह से, ठीक है। मतलब सेंट्रल लेवल पे जो हमारे लेजिस्लेचर है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, और स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा या प्रोविंशियल और रीजनल लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, इनके पावर या सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, कौन किस पे लॉ बनाएगा। तो कैसे डिवाइडेड है कि सर फेडरल लेवल पे या यूनियन लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? पार्लियामेंट को 100 सब्जेक्ट्स, जिन पर वो लॉ बना सकता है। और ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा डिफेंस, क्या है? डिफेंस। तो डिफेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इस टॉपिक पर या इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर को, ठीक। ऐसे ही मैंने कहा सर और एग्जांपल, तो डिफेंस के अलावा फॉरेन रिलेशन हो सकता है, विदेश नीति या विदेश संबंध जो होते हैं। तो फॉरेन रिलेशन के किस देश से हमारा क्या संबंध रहेगा, इस पर पूरी लॉज बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल लेवल के पास है। एक और चीज, फॉर एग्जांपल एक और टॉपिक बता रहा हूं, एक और सब्जेक्ट जिसको बोला अपने रेलवेज। अब रेलवे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का तो है नहीं, या पर्टिकुलर स्टेट में तो काम नहीं करता, वो तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काम करता है रेलवेज। तो रेलवेज किसका है? इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। और रेलवेज के ऊपर या रेलवेज के रिलेशन में कोई भी लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा?
सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट। ठीक, तो ऐसे अभी 3 सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं जिन पर सेंट्रल पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है? तो एक बार और लिख देता हूं मैं बेटा के इसको, पार्लियामेंट के पास 100 सब्जेक्ट हैं जिन पर ये लॉज बनाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, जैसे गुजरात में आप जाओ तो गुजराती है ना, हमारा महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी लोगों का कल्चर अलग है, मराठी लोगों का मतलब वो एथनिक ग्रुप वाली बात है, वही अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के हिसाब से हमने स्टेट्स भी डिवाइड कर रखे। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर 61 सब्जेक्ट्स स्टेट्स को दिए गए हैं। अच्छा, ये किसने दिए सब्जेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ने, बताया मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब्जेक्ट दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो 100 सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट के, 61 सब्जेक्ट्स हर स्टेट के अपने अपने लेजिस्लेचर, और वहां इन 61 सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाते हैं वो लोग, और उसी स्टेट में अप्लाई होता है, क्योंकि हर स्टेट का कल्चर और हर स्टेट की जो एथनिसिटी है वो डिफरेंट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे पुलिस जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर हर स्टेट का अलग है, कहीं चावल हो रहा है, कहीं गेहूं हो रहा है ना, तो कहीं फ्रूट्स हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के, तो हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से आप क्या कर लो, एग्रीकल्चर को लेके लॉज बना लो। ठीक, तो मतलब सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट है वो नेशनल लेवल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, ऐसे सब्जेक्ट जो नेशनली इंपॉर्टेंट हैं उन पर लॉज बनाता है। जो रीजनली इंपॉर्टेंट है या स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है उन सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाता है? स्टेट। और जो एकदम बहुत ही ज्यादा लोकल लेवल के सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं किसी भी एक शहर की, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इंदौर, तो इंदौर या भोपाल या दिल्ली कोई भी हो गया, दिल्ली तो क्या थोड़ा डिफरेंट हो गया, पर इंदौर अगर मैं लूं एग्जांपल, तो इंदौर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वहां पर लॉस कैसे बनाता है भैया? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, पार्किंग को लेके लॉज, साफ सफाई को लेके लॉज, स्ट्रीट लाइटिंग को लेके लॉज, है ना, और थोड़े टैक्स लगाने के पावर भी दिए गए हैं इनको, तो इनके भी लोकल लेवल पे जो है सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल आप रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पंचायत होती है, तो पंचायत कैसे लॉज बनाती है भाई? पंचायत, अब गांव के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, है ना, नाली खुदना है कहीं पर, किसी की भैंस भाग गई, तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर लॉज कौन बनाता है? रूरल एरिया में ग्राम पंचायत। ठीक, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डिवाइड किया है सेंटर और स्टेट के बीच में। सिंपली, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये पता था पहले से, पर मैंने समझा दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज नहीं मालूम है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट में, हमारे यहां लोकल लेवल पे भी करता है, पर इसको अभी थोड़ा छोड़ो, साइड में करो, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। ठीक, और इसी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को लेमैन की भाषा में सिंपली इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है सिविक्स का, उसमें मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से, मतलब इतना भी नहीं, 10th लेवल के डिटेल में, ना घबराने की बात नहीं है, नहीं तो और सर आप तो, ठीक, तो घबराने की बात नहीं। तो फेडरल सिस्टम जो है वो अपन पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में फेडरल सिस्टम का जो बेसिक लेमैन वाला मतलब होता है वो समझ लो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का, है ना, सेंटर और स्टेट लेवल पर पावर को डिवाइड करता है ना, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, ठीक, उसे हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब लॉज बनने के बाद, जैसे सेंट्रल लेवल पे लॉ बन गया, स्टेट लेवल पे लॉ बन गया, अब ये सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे लॉ बनने के बाद क्या होता है कि ये लॉज पर्टिकुलर अपने अपनी एग्जीक्यूटिव्स को देते हैं, है ना, जैसे हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट टॉप पर है ना, एग्जीक्यूटिव हेड है वो हमारे, फिर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको सुझाव देने के लिए होते हैं, सलाह देने के लिए होते हैं। ऐसे स्टेट लेवल पे गवर्नर होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो गवर्नर इंप्लीमेंट करते हैं, और जो सेंट्रल लेवल पे लॉ बनता है वो प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, गवर्नर को सलाह देने के लिए
एड और एडवाइस के लिए भी सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट लेवल पे। ठीक, तो अभी बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं, इतना सिंपल है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चल के चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, पर अभी के लिए जितना मैं समझाया उतना आप याद रखो। ठीक, तो जो लॉज बनते हैं अपने रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर से, उनको एग्जीक्यूटिव्स जो हैं सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव्स, वो क्या करती हैं, इंप्लीमेंट करती है। लोअर लेवल पे जब अपन आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हमारी जो सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो लगभग लगभग एक हो जाती है, वो अपन देखेंगे बाद में। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा ये फेडरल सिस्टम क्या होता है सिंपल शब्दों में। ठीक, अब हमें यही समझना है बेल्जियम के एग्जाम्पल में। ठीक, चलिए आइए, तो बेल्जियम के एग्जांपल में हम देख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत बढ़िया स्टेप था ये भैया, है ना। डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो मेजोरिटी में थे, पर उनने कहा कि भाई ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए, डच और फ्रेंच मिनिस्टर बराबर होने चाहिए, ताकि कोई एक कम्युनिटी जो है वो अपनी मेजोरिटी के बेस पर सारे डिसीजंस खुद ना ले ले, जैसे श्रीलंका में हुआ था। तो इस ठीक है ना, तो थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली मतलब एक तरफा तरीके से डिसीजन ना ले पाए। ठीक, बहुत बढ़िया स्टेप है ये। दूसरा स्टेप जो लिया, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, तो वहां पे जो दो रीजन्स थे, एक फ्लेमिश रीजन, एक वेलोनिया रीजन, दोनों रीजन्स की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट थी। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट है। तो द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, तो उन्होंने व्यवस्था क्या करी, क्या अरेंजमेंट करा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे फ्लेमिश रीजन की जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने डच के हिसाब से लॉज बनाएगी। ठीक, और जो वेलोनिया रीजन की है वो फ्रेंच के हिसाब से लॉज बनाएगी। ब्रसल्स के लिए उन्होंने और अलग व्यवस्था कर दी पूरी। तो कोई भी, कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पार्शियलिटी ना हो, कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर अपनी चीजों को एनफोर्स ना कर पाए, ऐसी उन्होंने व्यवस्था करी। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावरफुल बनाया अपने अपने स्टेट्स की, जो वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन थे। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था करी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में नहीं है, मतलब वो अपने हिसाब से फ्री होकर काम करे अपने रीजन के हिसाब से। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या ली भाई उन्होंने, ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम ब्रसल्स में भी थी, वहां 80% जो थे वो फ्रेंच थे और 20% डच थे बेचारे, और जबकि डच और पूरे बेल्जियम में मेजोरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, और बेल्जियम में उल्टा था। तो उन्होंने कहा कि विवाद का कोई भी अपन कारण नहीं छोड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट की कोई भी अपन वजह या रीजन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ब्रसल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी, और उसमें भी क्या होगा, कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बराबर रिप्रेजेंटेशन रहेगा कम्युनिटीज में। ठीक, अगेन बहुत ही बढ़िया स्टेप। ठीक है ना भाई, ऐसे भी हम इस प्रकार से ही हमें भी इंडिया में बहुत सारे लॉज हमने इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक, चलिए, तो बेल्जियन पीपल रेस्पेक्ट ईच अदर्स लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन। तो बेल्जियन पीपल थे, डच और फ्रेंच दोनों, एक दूसरे के लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन को बराबर रेस्पेक्ट दिया करते थे। ठीक, अब एक और चीज उन्होंने करी जो कि बहुत ही बढ़िया है। फर्दर अपन देखते हैं, जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्या होता है। जैसे हमारे देश में हमने लोकल लेवल पर पंचायत म्युनिसिपैलिटी बनाई है ना, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। एग्जैक्टली पंचायत म्युनिसिपैलिटी ऐसा नहीं था, पर थोड़ा डिफरेंट था। और क्या डिफरेंट था और कितना बढ़िया उन्होंने अरेंजमेंट करा था, आप देखो कि अपार्ट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तीसरे काइंड गवर्नमेंट थी। दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। बिल्कुल, तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट को चुनेंगे अपनी अपनी लैंग्वेज के लोग, है ना। तो एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। ठीक है ना, नो मैटर वेयर दे लिव, जहां पे भी रहते हो पूरे बेल्जियम में, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो जितने भी इश्यूज थे जिन पर लड़ाई होती है ना, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, इन पे ज्यादा विवाद होते हैं, इन पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इनने कहा कि भाई अपनी अपनी कम्युनिटी की तुम अपनी अपनी गवर्नमेंट बना लो, और इन टॉपिक्स पर, तीन टॉपिक्स पर, कौन से, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज पर अपनी अपनी कम्युनिटी, तुम्हारी अपनी अपनी कम्युनिटी जो है, गवर्नमेंट जो है वही डिसीजन लेगी, दूसरी कम्युनिटी का कोई हस्तक्षेप रहेगा ही नहीं।
तो टेंशन ही खत्म। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है ना। अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया एक तो बहुत डाइवर्स है ना, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक, ये छोटी सी कंट्री थी बेल्जियम, जरा सी कंट्री, बिल्कुल अपन ने पढ़ा शुरू में, है ना, हरियाणा से भी छोटी, और केवल दो ही कम्युनिटीज थी मेजरली, है ना। जर्मन बोलने वाले जर्मन पीपल टेंशन में नहीं थे, पर फिर भी इनको फायदा मिला उन सब चीजों का। पर इंडिया जो कि बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेज है, तमाम कल्चर्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा इंडिया के लिए, ठीक है ना। लेकिन इंडिया के पास भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है पावर शेयरिंग का। तो वील सी इन नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां पर एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप अपने आंसर्स में यूज करना। शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल। तो कहीं पर भी आपको आंसर लिखना हो तो इस स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हैं। शेयरिंग इज पावर, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल, आखिरी में यूज कर सकते हो इसको, है ना। पॉजिटिव एंड या पॉजिटिव नोट पर आंसर खत्म होना चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अपन करेंगे, पर अभी शुरुआती लेक्चर्स है, पहले थोड़ा कंटेंट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर अपन इन सब चीजों पे ध्यान देंगे, आंसर राइटिंग वगैरह पे। तो आखिरी में अपने को यही करना है, आंसर दे, आंसर दे, आंसर। ठीक, चलो तो मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे, है ना। और बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से डिटेलिंग करके लिखना है पॉइंट्स की। और अगर छोटा क्वेश्चन पूछता है, वो 2 नंबर में पूछ लिया कि भैया जो बेल्जियन मॉडल था उसके या तो कोई 2 एलिमेंट्स बताओ या 3 बताओ, है ना, तो उस प्रकार से भी आपको आंसर देने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो सिंपल वे में अगर मैं पूछूं कि भाई पॉइंट वाइज, मैंने पूरे जो मॉडल है बेल्जियम मॉडल को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, इसको पहला लिख लेना, इक्वल फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयरिंग विद स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा है सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसल्स। चौथा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। और पांचवा है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये 5 जो है पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको क्या करना है, याद करना है। कैसे करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, च्यवनप्राश खाओ और याद करो, या बादाम खाओ और याद करो, जैसे होता है करो, पर करना पड़ेगा। मेरा काम है समझाने का, जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये 2 मॉडल्स अपन ने देखे, एक मेजोरिटेरियन मॉडल किसका, श्रीलंका का, और एक एकोमोडेशन मॉडल बेल्जियम का। दोनों के यहां सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग राह चुनी, अलग अलग पाथ चुने, और जिस वजह से दोनों ही देशों में अलग अलग कंडीशंस बनी। श्रीलंका जल गया मतलब सिविल वॉर में पीछे चला गया इकोनॉमिकली और कल्चरली भी पीछे चला गया। और बेल्जियम जो था, बेल्जियम डेवलप हुआ, है ना, क्योंकि जब सब साथ चलेंगे तो विकास होगा, डेवलप होगा, डेवलपमेंट होगा। चलो तो क्या हुआ भाई, अब देख लेते हैं बेल्जियम का। These complicated arrangement in Belgium have worked well so far. अभी तक बहुत बढ़िया चल रहे हैं। They help to avoid civic strife between the 2 major communities. 2 मेजर कम्युनिटीज के बीच में झगड़े को उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक, एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में मांग उठी थी, यहां भी मांग उठ सकती थी, डिमांड हो सकती थी कि भैया अलग अलग कंट्री चाहिए, पर यहां पर ऐसी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि इतने बढ़िया स्टेप्स लिए उन्होंने। तो when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। देखो अब ये होता है, जब अच्छे काम करते हो तो लोग उसको पहचानते हैं, उसको रिवॉर्ड करते हैं। ठीक, तो यूरोपियन यूनियन जब बना तो यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर ब्रसल्स को बनाया। ठीक, वहां पर बेरलेमॉन्ट बिल्डिंग है ना, ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में। ठीक, ये याद रखना है, फैक्ट है। तो पूछेगा कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है भैया, तो ब्रसल्स बेल्जियम में। ठीक, चलो तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। मैंने इतनी बार बोल दिया है, इस एग्जाम्पल को कम से कम 10 बार रिपीट कर दिया है। बार बार रिपीट में इसलिए करता हूं भैया ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे जबरदस्ती में लेक्चर को लंबा करना है, इसलिए नहीं है, बार बार बोलूंगा मैं ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाएं। ठीक, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में एग्जाम में देखना क्या बेहतरीन तरीके से याद आता है तुरंत। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। अलग अलग तरीके से डेल्ट किया। आगे मेजोरिटेरियन, एकोमोडेशन,
In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and region. तो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको बार बार बोलने की जरूरत भी नहीं है. रेस्पेक्ट, एक दूसरे की कम्युनिटी और फीलिंग्स और इंटरेस्ट के लिए रेस्पेक्ट जरूरी. सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ पावर. तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत बढ़िया थी, तो और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट किया उन्होंने पावर शेयरिंग का. एज ए रिजल्ट वहां पर एकोमोडेशन मॉडल ने डेवलपमेंट लेके आया, वहीं मेजोरिटेरियन मॉडल श्रीलंका में सिविल वॉर लेके आया. ठीक, तो श्रीलंका shows us that the majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power. It can undermine the unity of the country. तो बिल्कुल कंट्री की यूनिटी अंडरमाइन हो जाती है. अब बहुत हुआ, अब मैं समझा चुका हूं कंप्लीटली. ठीक है ना. चलो, फिर भी कोई डाउट हो तो आई एम ओपन फॉर डाउट्स. मैंने बताया तुरंत मैसेज करो कभी भी, लेकिन डाउट मैसेज करना यार, मतलब है ना, तुम्हारी जीवन की समस्याएं जो हैं बहुत है, मैं समझता हूं, पर जो डाउट फोकस्ड हो आपके चैप्टर पे, आपके 10th के सिलेबस पे. बाकी मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इतनी बार चीजों को मैं रिपीट कर देता हूं. चलिए आगे देखते हैं. अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, इसको बोलते हैं वाई पावर शेयरिंग इज गुड. डिजायरेबल क्यों है वाई पावर शेयरिंग, ये भी क्वेश्चन बनता है. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसका भी आंसर मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, है ना. अगर वो कंसेप्ट समझ गए आप तो ये पूरा जो टॉपिक है अपने आप आपको इजीली समझ में आ जाएगा. चलो, तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, है ना, वो डिसीजन बेस्ड होता है दो बेसिक प्रमाइसेस पे. आपको जीवन में कोई भी डिसीजन लेना हो, है ना, वो डिसीजन आप दो चीजों के बेस पे ले सकते हो. एक होते हैं प्रूडेंशियल रीजंस और दूसरे होते हैं मोरल रीजंस या मोरल ग्राउंड्स. ठीक, तो अभी केवल समझो, कोई भी डिसीजन आप जीवन में लेते हो, आप दो चीजों को नोटिस करना, दो चीजों को देखना है कि प्रूडेंशियली ये जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूं वो मेरे लिए कैसा है, और दूसरा मोरली जो डिसीजन जो मैं लेने जा रहा हूं वो मेरे लिए कैसा है. अब देखो, प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है. प्रूडेंशियल मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो दैट शुड बी बेस्ड ऑन द केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. फायदा नुकसान, सीधी सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, नॉनवेज खाना है कि नहीं किसी को, अगर ये डिसीजन लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई प्रूडेंशियल रीजन सबसे पहले कि फायदा होगा बॉडी को कि नुकसान होगा. तो डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि फायदा होगा, ज्यादा तो हर चीज का नुकसान ही है ना. तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन, इसमें आप मोरल ग्राउंड्स नहीं देखते हो. प्रूडेंशियल में आप मोरल ग्राउंड्स नहीं, केवल ये देखते हो कि शुद्ध क्या क्या फायदा हो रहा है और क्या क्या नुकसान हो रहा है. ठीक, कोई भी डिसीजन लेना हो, कार अगर लेना है आपको, तो कार में भी आप बैठ के पहले विचार करोगे, है ना, देखोगे कि मुझे कार लेने का कोई फायदा हो रहा है कि ऐसे ही झांकी मंडप के लिए मैं कार ले रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों ने ले ली है ना, या किसी और ने ले ली है. ठीक, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है बैठ के प्रूडेंशियल ग्राउंड्स पर या प्रूडेंशियल बेस पर आपका डिसीजन सही है कि नहीं है. प्रूडेंशियल मतलब लॉस और गेन, प्योर लॉस और गेन के बेस पर आपको देखना है कि भाई आपको फायदा है कि नहीं इसका. दूसरा होता है मोरल ग्राउंड, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूं वो मेरे मोरल और मेरे एथिकल स्टैंडर्ड से, या जो वैल्यूज मेरी हैं, जो कल्चर मेरा है, उसके हिसाब से ये बेस्ट है कि नहीं, बेटर है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज, तो नॉनवेज बहुत सारे लोगों के मोरल ग्राउंड्स पर नहीं हो पाएगा डिसीजन. ठीक, कार अगर लेना है तो मोरल ग्राउंड इसमें फिर क्या आएगा भाई. मोरल ग्राउंड क्या है कि आप सही तरीके से कार ले रहे हो. ठीक, तो किसी भी डिसीजन को अपन दो बेसिस पर चेक करते हैं कि वो डिसीजन मेरे लिए सही है कि नहीं. पहला है प्रूडेंशियल ग्राउंड और दूसरा है मोरल ग्राउंड. ठीक, अब देखो ऐसे ही, अब इसमें बताया है कि ये जो टॉपिक है इसमें बताया है कि ये जो पावर शेयरिंग है ये इन दोनों ग्राउंड्स पर बहुत अच्छी है. तो जाहिर सी बात है ये गुड डिसीजन है. ठीक है ना. तो पावर शेयरिंग इज वेरी गुड ऑन प्रूडेंशियल ग्राउंड्स ऑल्सो. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाए तो बिल्कुल देश डेवलप होता है, देश के टुकड़े नहीं होते हैं, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, ये बिल्कुल फायदे की चीजें हैं.
ठीक, तो प्रूडेंशियल ग्राउंड्स पर भी पावर शेयरिंग जो है वो बेस्ट है और मोरल ग्राउंड्स पर भी पावर शेयरिंग बेस्ट है, क्योंकि मोरली एक डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी राज करेगी, तो ये मोरल ग्राउंड्स पर सही डिसीजन नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं बेहतर तरीके से, तो ये मोरल ग्राउंड्स पर बिल्कुल सही डिसीजन है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, प्रूडेंशियल ग्राउंड्स और मोरल ग्राउंड्स, दोनों ग्राउंड पे अगर कोई चीज सही है, बेहतर है, तो उस डिसीजन को आप आंख बंद करके ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब बस यही बताया है इसमें, है ना, कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड और डिजायरेबल। तो हमें भी ये लिखना है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और गुड बिकॉज जो है कि ये दोनों ही ग्राउंड्स पे है ना, इट फॉल्स बेटर ऑन बोथ ग्राउंड्स, या इट फॉल्स गुड ऑन बोथ ग्राउंड्स। ठीक, तो फटाफट देखो, द टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के केस में नहीं, हर जीवन के आपके हर डिसीजन में प्रूडेंशियल और मोरल ग्राउंड्स, दोनों आपको ग्राउंड्स पर उस डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करना है। ठीक, तो टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बिल्कुल फायदे की चीज है। तो जो सोशल ग्रुप्स है उनके भी, एथिकल एथनिक ग्रुप्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो पावर शेयरिंग करने से पॉलिटिकल पावर क्या होगी? स्टेबल रहेगी। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run। तो शॉर्ट रन में थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, पर लॉन्ग रन में ये देश के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन, और यूनिटी ऑफ द नेशन अंडरमाइन हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया, है ना। फर्स्ट रीजन जो अपन बात कर रहे हैं कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में अपन ने केवल फायदे नुकसान देखे, देश में एकता बढ़ती है, पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता किस किस के बीच में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में। तो इसलिए इन प्रूडेंशियल रीजंस पर इसलिए पावर शेयरिंग बेटर है, फर्स्ट रीजन। ठीक, अगेन एक और स्टेटमेंट है, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूइंस टू द मेजॉरिटी एज वेल। टायरनी क्या होता है भैया? अत्याचार या निरंकुशता। ठीक है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर निरंकुश है, अत्याचारी है, वो एनफोर्स कर रही है अपनी विल, तो इट इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव टू माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव तो है ही, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइंस टू द मेजॉरिटी एज वेल। तो देखो श्रीलंका का एग्जांपल हमें समझ में आया कि भैया परेशान तो सेनालीज भी हो गए थे, है ना, वो क्योंकि जब डेवलप ही नहीं हुई कंट्री और बैकवर्ड चली गई, पुअर कंट्री बन गई, तो नुकसान तो सेनालीज को भी उठाना पड़ा उसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मोरल ग्राउंड्स पे भी बढ़िया है। सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं अपन। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो बिल्कुल जो जिन लोगों को प्रभावित कर रहा है डिसीजन या डेमोक्रेटिक रूल, उन सबका डेमोक्रेटिक रूल में या पावर शेयरिंग होना चाहिए। ठीक, तो पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नड। हर व्यक्ति को ये राइट होना चाहिए कहने का कि उसे कैसे गवर्न किया जाए। इंडिया में भी राइट है जिसको हम कहते हैं राइट टू वोट। आपको वोट देने का अधिकार है, अपने वोट से आप चुनते हैं कि आपको कौन रूल करेगा। तो अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन गवर्नमेंट। तो सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे और टेक पार्ट करेंगे किसमें? डिसीजन मेकिंग यानी कि रूल में। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट अपन ने पढ़े, बताया मैंने आपको, ये जो फर्स्ट सेट है इनको अपन ने बोल लिया प्रूडेंशियल रीजंस, और जो सेकंड सेट है उनको अपन ने बोल लिया मोरल रीजंस। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट रीजंस प्रूडेंशियल एंड सेकंड मोरल। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, मतलब वही फायदा नुकसान, ठीक है ना, and moral reasons emphasize that very act of power sharing is valuable। बिल्कुल, तो इन दोनों ग्राउंड्स पर, प्रूडेंशियल और मोरल दोनों ग्राउंड्स पर पावर शेयरिंग इज, मतलब पावर शेयरिंग जो है वो बेस्ट है, इसलिए पावर शेयरिंग का डिसीजन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है भैया कि डिफरेंस क्या है ना, प्रूडेंशियल रीजंस और मोरल रीजंस में क्या डिफरेंस है, प्रूडेंशियल रीजनिंग और मोरल रीजनिंग में क्या डिफरेंस है। तो वो हम देखते हैं, है ना। अभी पूरा क्वेश्चन मैंने उसमें बताया है, इसको आपको लिखना है। मैंने कहा आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। ठीक,
तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, ये क्वेश्चन है पूरा, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो ये आपको लिखना है। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, है ना। और ये जो प्रॉफिट एंड गेन या फायदे नुकसान पर अपन ने जो डिसीजन लिया है कि आपका जो है पावर शेयरिंग का फायदा होगा, तो प्रूडेंशियल रीजंस पर ये फिट बैठता है। दूसरा है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज दोज हु आर अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ पावर शैल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन इट। बिल्कुल, तो जिसके ऊपर पावर यूज की जा रही है उसके पास ये अधिकार है, राइट है कि वो उसमें टेक पार्ट करे। ठीक, तो ये मोरल रीजंस के बेस पर भी पावर शेयरिंग इज गुड, मोरल रीजंस भी पावर शेयरिंग पर फिट बैठते हैं। तो पावर शेयरिंग इज गुड ऑन बोथ प्रूडेंशियल रीजन एज वेल एज मोरल रीजन, हेंस इट इज डिजायरेबल। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट में आंसर देना है आपको। क्वेश्चन क्या है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और गुड। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस या मोरल रीजनिंग्स, इनमें डिफरेंस क्या है। तो प्रूडेंशियल रीजंस मैंने बताया ना दिमाग पर बेस्ड होते हैं, इनमें आप दिल से डिसीजन नहीं लेते हो, भावनाएं इसमें अलग नहीं होती हैं। प्रूडेंशियल रीजंस या प्रूडेंशियल्स जब बेस पर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो बिल्कुल दिमाग से होता है, भैया फायदा नुकसान एकदम शुद्ध फायदा नुकसान क्या होगा। तो दे आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजनिंग इज प्रोडक्ट ऑफ माइंड, इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल आउटकम्स। तो प्रैक्टिकल आउटकम्स जो वास्तविकता में क्या आउटकम्स आ सकते हैं उन पर फोकस्ड है ना, एकदम भावनाओं पर बेस्ड नहीं है। तो एग्जांपल इसका रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन इन इंडिया इज प्रूडेंशियल रीजन। बिल्कुल, प्रूडेंशियल मतलब उससे फायदा होगा बहुत, ठीक, बहुत फायदे की चीज है इसलिए अपन ने माना। तो ठीक, अब देखो मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बाल बराबर अंतर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स ऑन, मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति के हिसाब से उसके मोरल्स अलग हैं, है ना, उसके फायदे नुकसान को देखने का तरीका अलग है, तो अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो मोरल रीजंस क्या होते हैं भैया, लेकिन क्वेश्चन यही लिखना है ना, अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखना है, जो मैं आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर यही चिपकाना है आपको भी, ठीक, आंख बंद करके। चलो, तो moral reasons they are based on purely on moral considerations. It considers as a basic spirit of democracy. Moral reasoning is product of heart, दिल से डिसीजन लेते हैं आप, ठीक है ना। It focuses on ideal and principal aspect, तो ideal और principal aspect पे, ये practical aspect पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक लिख लिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया एग्जाम्पल ऑफ मोरल रीजनिंग। बिल्कुल, अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे होंगे कि नुकसान होंगे ये अलग चीज है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, है ना, तभी तो सभी सिटीजन्स जो है वो डेमोक्रेसी में टेक पार्ट कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक मोरल रीजंस हो गया। क्लियर है? तो फायदे नुकसान तो अलग चीज हो गया, जब आप दिल से भावनाओं पर बेस्ड डिसीजन लेते हैं, एथिक्स पर बेस्ड, वैल्यूज पर बेस्ड डिसीजन लेते हैं, या मोरल्स पर बेस्ड डिसीजन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग्स पर बेस्ड, ठीक है ना। अगेन, पावर शेयरिंग इज बेटर ऑन बोथ दीज रीजनिंग्स, ऑन बोथ दीज ग्राउंड्स, दैट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो बच्चों, इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।